नमस्ते, मैं विनय। हमने अपनी पिछली वीडियोस में रियल नंबर के 3 पार्ट्स पढ़े, जिसमें हमने रियल नंबर क्या होता है, किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को सीखा। इस एक्सरसाइज में 1.3 एक्सरसाइज में हम √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। √5, √3, √2 ये सभी नंबर कैसे इरेशनल नंबर हैं, ये हम इस पार्ट में सीखेंगे। अगर मैं कहूं इरेशनल नंबर से पहले हम समझते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो p है वो क्या होना चाहिए, q है वो क्या होना चाहिए। p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ये रैशनल नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हमने सीखा 1.3 को हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। हमें पता है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। फिर हमने सीखा 0.3 बार, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो बार का मतलब होता है 0.333, ऐसा चलता रहेगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1/3 लिख सकता हूं। इसका मेथड हमने 9th क्लास में सीखा था, कैसे हम 0.3 बार को 1/3 लिख सकते हैं। अब ये सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर √2, अगर मैं इसको बोलूं तो ये ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। √3 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। √5 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसके अलावा पाई को भी अगर हम लिखें तो वो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा और फर्दर डिवाइड होता रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के। इसके अलावा और बताऊं तो 1.10, 100, 100, ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वो सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम यहां प्रूफ करेंगे कि √2, √5 कैसे इरेशनल नंबर है। ये करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता दूं। हमें पता है कि भाई √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसके अंदर यूज होने वाली एक थ्योरम है जिसमें यह बताया गया है, कोई भी प्राइम नंबर, क्या कहा मैंने, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे समझो एग्जाम्पल से, अगर मान लो 16 को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो 16 को 2 डिवाइड करता है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। बस कंडीशन ये है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सभी प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड करेंगे तो वो a को भी डिवाइड करेंगे। बस ये बात ध्यान में रखना। अब स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर एज्यूम करते करते जब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है, तो अपने आप ही वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume
हम ऐसा मान लेते हैं दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम ऐसा मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा। और q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है कि अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं ये कहूं कि ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, मान लो ये p और q है और वो है 2/4, ऐसा मान के चलते हैं, क्या ये दोबारा कट सकते हैं? तो हाँ, कट सकते हैं। तो अगले स्टेप में अगर ये कट सकते हैं तो हमने काट दिया और a/b आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में a/b आ गया। अब यहां पे हमें ये लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b आर इन को-प्राइम फॉर्म। तो जैसा हमें पता है √5 p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये और कट सकता है, हमने लिखा है a/b, और यहाँ पे a और b जो है वो को-प्राइम फॉर्म आ गया। ये तो नई टर्म आ गई, को-प्राइम फॉर्म। तो को-प्राइम फॉर्म कुछ भी नहीं है, ऐसे नंबर जो फर्दर डिवाइड ना हो सके और ज्यादा कट ना सके उसे हम को-प्राइम फॉर्म कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, ये और ज्यादा किसी टेबल से नहीं कट सकते, तो ये को-प्राइम फॉर्म हो गया। मतलब कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल दूं तो 9 और 8, ये और ज्यादा, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये और ज्यादा कट नहीं सकते, तो को-प्राइम फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे b इधर मल्टीप्लाई में भेजते हैं, b इक्वल √5 b मल्टीप्लाई √5 इक्वल a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों ही तरफ स्क्वायर करूं तो क्या होगा? b² इंटू 5 इक्वल a², ये आ गया। b² इक्वल a² अपॉन में 5। फाइनली हमारे पास ये आ गया। हमें पता है b, क्योंकि हमें पता है ये p/q के फॉर्म में था, ये कटेगा, अभी भी ये a/b के फॉर्म में था। हमें पता है ये दोनों रैशनल नंबर हैं, हमने पढ़ा था जो इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा p और q रैशनल नंबर होता है। अगर ये रैशनल नंबर है तो, और ये a² अपॉन में 5 इक्वल b² आ रहा है, इसका मतलब a² को 5 डिवाइड कर रहा है और कोई रैशनल नंबर ही आ रहा है। मतलब a² इज डिविजिबल बाय 5। a² क्या है? डिविजिबल बाय 5 है। तो जैसा मैंने सिखाया था, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये a² को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 5 को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो c है, 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है a को। तो कंसेप्ट समझ में आया होगा कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, तो 5c इक्वल a। यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 25c² इक्वल a², 25c² इक्वल a²। अब वापस मैं पीछे आऊं तो a² किसके इक्वल था? b² मल्टीप्लाई 5 के। तो क्या मैं a² की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? तो हाँ, यहां पे हमारे पास हो जाएगा 25c² इक्वल a² की जगह क्या लिखना है? b²
मल्टीप्लाई 5। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर मैं 5 को इससे काटूं तो यहां पे आएगा 5, तो 5c² इक्वल b², यानी c² इक्वल b² 5। अब क्योंकि c भी इंटीजर था और b² 5 आ रहा है, यानी b को जब हम 5 को जब मैं b² से डिवाइड करूंगा तो c² आएगा। इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाय 5। b² इज डिविजिबल बाय 5, which implies b is also divisible by 5। यानी अगर b² करेगा तो b भी 5 b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और a b² को डिवाइड करेगा तो b को भी करेगा। अब यहां हमें पता चला कि जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। नाउ 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b। क्या जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a और b दोनों को। अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये कोप्राइम कैसे हुए। हमने कोप्राइम बताया ना कि जो और ज्यादा कट नहीं सकते। अगर इसका कॉमन फैक्टर 5 है तो ये और ज्यादा कट सकता है, तो इसका मतलब ये a और b तो प्राइम कोप्राइम फॉर्म में नहीं है। तो जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत साबित हुई। इसका मतलब नाउ a and b कैन नॉट इन कोप्राइम फॉर्म। अब ये कोप्राइम फॉर्म में नहीं हो सकते। तो ये सेम पैटर्न है। इसी पैटर्न से हमें √2 √3 प्रूफ करने हैं कि वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमने पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें हमने √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ किया। कुछ स्टेप्स थे उनको ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन उससे ज्यादा छोटा है, उससे ज्यादा आसान है, तो ध्यान से समझना। प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल नंबर। यहां पे भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 is a rational number। इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 इक्वल p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है। अब 3 + 2 √5 इक्वल p/q को हटा के मैं a/b लिखता हूं और यहां लिखता हूं a एंड b आर इन कोप्राइम फॉर्म। यहां पे भी जो a और b है वो कोप्राइम फॉर्म में है। अब इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 √5 इक्वल a/b, ओके, a/b -3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। √5 इक्वल 1/2 a/b -3। √5 इक्वल a/2b -3/2, ये आ गया। अब दो नंबर अगर हम माइनस करते हैं, हमें पता है 3/2 एक रैशनल नंबर है और यहां पे a/b, a एंड b आर इंटीजर्स।
हमें पता है a और b दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं और 2 भी 1/2 भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई होके इंटीजर ही आएगा। ये इंटीजर दो इंटीजर्स माइनस होने पे, या इंटीजर ही तो रैशनल नंबर होते हैं, दो रैशनल नंबर माइनस होने पे क्या रैशनल नंबर आना चाहिए? तो हाँ, रैशनल नंबर आना चाहिए। यानी √5 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर माइनस करने पे रैशनल नंबर आना चाहिए, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि √5 इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर है, हमने अभी प्रूव किया था। तो क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसमें कुछ झोल है। अगर ये नंबर, हमें पता है 3/2 तो पक्का रैशनल नंबर है, 2 भी ठीक है, रैशनल नंबर है। दिक्कत किस में है, a/b में। यानी अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो जरूर a/b इज इर्रेशनल नंबर। अच्छा, a/b इर्रेशनल नंबर है, a/b इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर। तो आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने पहले एज्यूम किया था वो गलत है। और क्या, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, यानी ये नंबर जरूर इर्रेशनल नंबर है। तो ये प्रूफ हुआ कि ये नंबर इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है जिसमें हमें √3, √2 इंडिविजुअल को हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। इर्रेशनल नंबर इंडिविजुअल को प्रूव करना हो तो इससे पिछले क्वेश्चन जैसा करना है, और अगर मिक्स फॉर्म में हो, कुछ प्लस माइनस में एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हो, तो उसका तरीका ये होता है। ये सिंपल है, हमें पता है। यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है इससे, √5 को कंपेयर करना है इससे, और इससे a/b इर्रेशनल नंबर आ जाएगा और पूरा नंबर इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में हम ये सीखेंगे, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने डिवाइड करना छोटी क्लासों से सीखा था, उसको बिना इस्तेमाल करें हमें इन सभी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म, लॉन्ग डिवीजन जो पुराना मेथड था वो क्या था, जैसे अगर मैं 3 को 8 से डिवाइड करूं, तो पुराना मेथड ये था कि ऊपर वाले नंबर को हम लिखते थे अंदर और नीचे वाले नंबर को लिखते थे हम बाहर। यहाँ पे 3 को 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हमारे डेसिमल लगाना है और फिर 1 0 लगाना है। 1 0 के बाद हमें पता है 3 टाइम्स में 24 होता है, दोनों को माइनस करेंगे 6 आएगा। यहाँ 6 आया। अब हमें पता है ये 1 0 अपनी तरफ से हम लगा सकते हैं, 1 0 लगाएंगे। फिर कितने टाइम्स में 60 के आसपास आएगा, तो 7 टाइम्स में 56 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ 4 आएगा। फिर हम एक बार 0 लगा सकते हैं, यहाँ 5 टाइम्स में 40, और फाइनली यहाँ पे ये हमारा डिवाइड हो गया। ये है लॉन्ग डिवीजन। इसका इस्तेमाल करे बिना हमें इन सभी को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अच्छा, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या सारे नंबर डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं क्या? तो जैसा हमने सीखा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं लिखूं 2/3, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हमेशा ही आगे चलता चला जाएगा। मतलब ये बाहर वाला नंबर है, बड़े ऊपर वाले नंबर को नीचे, बाहर नीचे वाले नंबर को। हमें पता है पहले ये जाएगा नहीं, तो 0.1 एक पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 6 टाइम्स में 18, फिर 2 आया, फिर रिपीट होता रहेगा और 6 आता रहेगा।
तो ये क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है। इसे रिपीटिंग कहते हैं। ये रिपीट होता रहेगा। हमें यहाँ पे ये कुछ नंबर रिपीटिंग होंगे जिसको हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे बिना डिवीजन मेथड से, क्योंकि प्रॉपरली तो इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख पाते। कुछ ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन रिपीटिंग आते हैं, वो तो बिल्कुल भी हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम सीखते हैं कैसे क्या करना है। ये करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस अलग से करते हैं। ये है हमारे पास 3/8, ये है हमारे पास 13/125 और ऐसे ये है। अगर मैं 3/8 की बात करूं तो 3/8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। हमें पता है 8 के फैक्टर करोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो 2 की पावर 3 आ सकता है। यहाँ पे जितना यहाँ 2 की पावर है, मैं अगर उतना ही 5 की पावर 3 लगाऊं, उतना ही 5 की पावर 3, मतलब पावर सेम होने चाहिए। पावर सेम होने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर पावर सेम है तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 10 और 3 हो गया तो ये 1000 हो जाएगा और 1000 की वजह से आसानी से पॉइंट लग सकता है। यहाँ पे मैं लिखूं 3 × 125, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 375 डिवाइड 1000 और ये आया 0.375। बिना डिवाइड किए हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है 13 × 125। अगर मैं 125 को लिखूं तो 5 की पावर 3 लिख सकता हूं और यहाँ मेरे को 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। फिर दोबारा समझो, अगर मैंने यहाँ 2 था तो 5 की पावर सेम लगाई, यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर सेम लगा रहा हूं। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 की पावर 3 आना चाहिए, मतलब 10 की पावर आना चाहिए। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आया। अब ऊपर क्या है, अगर मैंने नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये पूरे रैशनल नंबर में कोई चेंज ना आए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 13 × 8 आएगा। अब 13 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 104 आया डिवाइड 1000। अब इसमें अगर डेसिमल लगाऊं तो ये आ जाएगा 0.104। तो ये है हमारा डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7/80 इसको मैं लिखूं तो 16 × 5 लिख सकता हूं। 16 का मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। अब क्योंकि हमारे पास 5 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी कितने 5 की जरूरत है, सिर्फ 3 5 की जरूरत है। यानी यहाँ पे आएगा 7/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इधर ऊपर भी 5 की पावर 3। मतलब जिस नंबर से हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है वो है 5 की पावर 3, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही वो चीज मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली मेरे पास आएगा 7 × 125, 7 × 125। नीचे आएगा 10 की पावर 4, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 5 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 दोनों मल्टीप्लाई होके, तो फाइनली 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8 और नीचे आया 10,000। अब 4 है, 4 से पहले पॉइंट लगा 0.0875। ठीक है, ये था हमारे पास डेसिमल फॉर्म में बदलना और बिना लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल किए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पहला क्वेश्चन है 13/3125। अब हमें पहले इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे। हमें पता है फैक्टर 3125 5 टाइम्स में जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ आएगा 6, फिर कैरी यहाँ 2 और ये 5। ठीक है, फिर हम 5 से करेंगे आएगा 125, फिर हम 5 टाइम्स में करेंगे 25, फिर हम 5 टाइम्स में करेंगे 5 और फाइनली 5 1।
तो 1 2 3 4 5 यानी 5 की पावर 5 आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन में 5 की पावर 5। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सेम पावर में 2 चाहिए, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं हम। अब आगे क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 5 क्या होता है 32। नीचे क्या आएगा 10 की पावर 5, 5 टू जा 10 और पावर सेम है तो 5। अब यहाँ पे 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 टू जा 26, 6 आ गया, कैरी 2 गया, 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41, हमारे पास आ गया 416 अपॉन में 10 की पावर 5 यानी 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 से पहले पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 0.00416, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 से पहले पॉइंट, बिना डिवाइड करे हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है 6 अपॉन में 15। अगर 6 अपॉन में 15 है तो ये आया 6 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे सभी में 2 और 5 आया, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ और आया। तो अब हम इसको 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 आ गया, ये तो 10 के फॉर्म में आ नहीं सकता, 2 और 5 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 है तो क्या मैं इस 3 से ये काट सकता हूं, कट गया। अगर ये कट गया तो फाइनली आया 2/5। अच्छा, यानी अब ये 10 के फॉर्म में आ सकता है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्यों, ताकि नीचे 10 आ जाए। यहाँ 5 की पावर 1 है तो हमें 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 1, ऊपर क्या आएगा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 10 है, इसमें हम लिखेंगे 0.4। आसान था, इससे भी ज्यादा आसान था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है 77 अपॉन 210, सेम वैसे ही। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 77 अपॉन में 210 है, यानी 10 अलग करो, 10 अलग करेंगे तो इसमें 21 बचेगा, यानी ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये आ गया। अब 7 से ये कट जाएगा, 11 बचा। ठीक है, 7 तो गया, लेकिन ये 2 क्या 3 क्या, हम इसको तो 10 लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं 11 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 10। इसके वजह से यहां डेसिमल लग सकता है, लेकिन 3 का क्या, इसका मतलब 2 और 3 के अलावा कुछ, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नंबर डेसिमल फॉर्म में इस मेथड से नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये नंबर ऐसा नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नंबर हम सोल्व करेंगे तो मे बी रिपीट होता रहे, तो रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और रह जाए और वो ना कटे, तो उसको हम इस मेथड से डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, वो नंबर रिपीट होता रहता है। तो ये था मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। क्योंकि यहां पहले से ही फैक्टर फॉर्म में है, तो क्या हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है, इसके फैक्टर निकालने की जरूरत है, तो नहीं, पहले से है ये 129 अपॉन में। अच्छा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, हम 2 और 5 को तो जब देखे ना जब ये 7 की पावर 5 को हटा पाए। अगर 7 की पावर 5 को हम नहीं हटा सकते तो इसका मतलब इसको हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग होता तो भी हम इसको
डेसिमल फॉर्म में लिख सकते थे, बार के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए इसको हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 1.4 में यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है अगर ये हो सके तो। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो पहले क्वेश्चन में बस ये बताना है कौन सा क्वेश्चन इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है और कौन सा डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन, रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है इन तीनों नंबर्स में ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो जैसा हमने अभी तक सीखा और 9th क्लास में भी सीखा था, उन सबको कंक्लूड करके हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल नंबर है। पहला नंबर है हमारे पास 43.123456789। यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे 9 के बाद ये रुक गया, यानी ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं रैशनल नंबर। जब भी टर्मिनेटिंग आ जाए समझ लेना वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैशनल। नेक्स्ट हमारे पास है 0.10 100 100 1 चलता जा रहा है। यहां पे डैश डैश भी है, मतलब क्या, ये आगे आएगा 12 0.120 12 00 12 000 12 4 बार 0 12 5 बार 0, ऐसा चलता चला जाएगा। क्या ये रिपीट हो रहा है? तो नहीं, एक बार 0 एक बार है, एक बार 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, क्योंकि ये चेंज होता चला जा रहा है तो ये रिपीटिंग नहीं है। ये रिपीटिंग नहीं है और साथ में क्या कभी टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है? तो नहीं, क्योंकि ये डैश डैश है तो ये ऐसा चलता जाएगा, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। जो ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। एक ही टाइप होता है इरेशनल नंबर का, क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह अगर होता 0.120 12 00 12 000, बस मैंने आगे यहां ये नहीं डाला, रुक गया यानी क्या है? ये टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये रैशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट, बार वाले नंबर को जैसे 0.3 बार हमने p/q के फॉर्म में लिखना सीखा था, इसको हमने 3/9 किया था और ये 1/3 आया था 9th क्लास में। तो जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो तो रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? याद रखना, बार वाले सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। हमारे पास ये 3 आ गए, तीनों के अलग अलग, ये अलग कंडीशन समझ में आई ना, क्या टर्मिनेट हो रहा है। तो ये था हमारा रियल नंबर पहला चैप्टर, और ये एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिए। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप खुद से कोशिश करना। आपको मेरी सारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। देखने के लिए थैंक यू।